राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर लाखों रुपए की ठगी, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस कमेटी के सामने आज पेश होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्य में कलह दूर करने पर होगा मंथन। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल 28, डीजल 26 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 7 लाख से भी कम। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसका करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन ताजा आंकड़ों में थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। 91 दिनों के बाद में 24 घंटे में 50,000 से कम केस दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि देश में 42,640 नए केस सामने आए हैं और 1,167 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि देश में अब तक कुल 3,89,302 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 42,640 नए केस दर्ज किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब 91 दिनों के बाद में थोड़ी राहत एक बार फिर से मिली है, जब 50,000 से कम केस भारत में दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर तेजी के साथ में काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नए आंकड़ों की हम बात करें तो भारत में 42,640 नए केस आए हैं, जबकि 1,167 लोगों की जान बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से चली गई है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की ढील नहीं दी गई है। अभी भी टेस्टिंग जो भारी संख्या में की जा रही है, लेकिन ये बड़े और अच्छे राहत वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब रुक करते बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किए गए कुछ भूमि सौदे सवाल के घेरे में हैं। इन सब के बीच अब रामकोट क्षेत्र में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई जमीन के सौदे पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। खबरों की माने तो अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा इस जमीन के नजूल अभिलेख की जांच करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डीएम ने नजुल अमीन रमेश भारती से भी इस बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें कि बिना फ्री होल्ड कराए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और ना ही खारिज और दाखिल हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस का जम्मू कश्मीर मामलों पर कोर समूह आज बैठक करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई इस केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस डिजिटल बैठक का मुख्य एजेंडा पीएम के साथ होने वाली बैठक को लेकर रुख किया जाएगा। साथ में आपको यह भी बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस के इस समूह में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, करण सिंह, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शामिल होंगे। कांग्रेस ने अब ये तय नहीं किया है कि वो इस बैठक में शामिल होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि इस बैठक से पहले उसने कहा कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर लगातार जो हलचल का दौर है वो जारी है। तो आपको बता दें कि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसमें कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इसमें यह तय किया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर में बुलाई है,
उसको लेकर चर्चा की जाएगी और ये फैसला किया जाएगा कि आखिरकार इस बैठक में कांग्रेस अपना क्या रुख रखेगी, कांग्रेस इस बैठक में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। इस बैठक की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन कराया जाएगा। राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने जा रही है जम्मू कश्मीर के मसले पर, क्या कुछ ताजा अपडेट है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर आज बैठक बड़ी होगी और कहीं ना कहीं बैठक कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़ी हुई बताई जा रही है, क्योंकि धारा 370 को हटाए जाने से लेकर कहीं ना कहीं इसके बड़े फैसले होंगे इस बैठक के अंदर। खुद फारूक अब्दुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो भी शामिल होंगे और देखना होगा इस बैठक के अंदर के कश्मीर को लेकर कितने बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। मगर देखना है कि कांग्रेस कितनी बड़ी तैयारी कर सकती है और कहीं ना कहीं जो धारा 370 हटाई गई है उसको लेकर भी कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जी राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज श्रीनगर में भी बैठक होने वाली है और ऐसे में लगातार कांग्रेस पहले से ये मांग करती रही है कि जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म किया गया है उसको एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां के लोगों के लिए उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। तो क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो बैठक की जा रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये भी आवाजें उठाई जा सकती है कि जो कश्मीर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो दोबारा से मिल सकती है। मगर देखना होगा क्या किस तरीके से कश्मीर के जो मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के अंदर बैठक की जाएगी वो किस तरीके की होगी और सरकार से क्या गुहार लगाई जाएगी, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो भी शामिल होने वाले हैं। तो देखना होगा कुछ बड़े बदलाव जरूर किए जाते हैं, मगर देखना होगा कि केंद्र सरकार से किस तरीके की अपील की जाती है। जी और राजीव तिवारी, आज 22 जून है, 24 जून को ये बैठक जो प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय की करने जा रहे हैं उसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की हम बात करें तो अलग अलग तरह के रुख देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहां के कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन दिल्ली में खासतौर पर जो नेता है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं आज बैठक की जाएगी जिसके अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री तो लगातार कहीं ना कहीं कुछ बड़े बदलाव जरूर किए सकते हैं, मगर देखना होगा कि 24 तारीख को जो केंद्र सरकार की जो बैठक होगी उसके अंदर किस तरीके की रणनीति अपनाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं उस कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही आज कांग्रेस के अंदर भी बैठक है और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की कुछ आशंकाएं हैं और कुछ फेरबदल के भी आशंका जताई जा रही है। मगर देखना है कि केंद्र सरकार से किस तरीके की गुहार लगाई जाती है। जी राजीव, क्या ऐसी कोई जानकारी है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े जो कांग्रेस के नेता हैं क्या वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, या फिर देश के जो केंद्र लेवल के जो कांग्रेस के नेता हैं सिर्फ वही बैठक में हिस्सा लेंगे? कौन कौन आखिरकार बैठक में हिस्सा ले रहा है? देखिए बिल्कुल साहब, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और कुछ बड़े नेताओं के भी जो शामिल होने की जो आशंका जताई जा रही है। मगर अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल है इसमें और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है और कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे। जब देखना होगा इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है, जो भी कश्मीर को जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, क्या वो धारा 370 के है हो या फिर कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के हो, ये लगातार इस तरीके की मांगे जरूर उठती रही है। मगर देखना होगा क्या रणनीति बनाई जाती है आज की बैठक से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने ताजा अपडेट साझा किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर आज कांग्रेस के आला कमान के द्वारा आज बैठक की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बैठक की अगुवाई करेंगे। और इस बीच रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान की गति को
तेज किया गया है। पहले ही दिन देश ने टीका लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक एक दिन में कोरोना वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए वेल डन इंडिया कहा। केंद्र सरकार देश के हर नागरिकों की उनको फ्री में टीका उपलब्ध करवा रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन टीकाकरण की गति को तेज करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन उत्पादन में भी 75% हिस्सा खुद खरीदने का फैसला किया, जबकि बाकी का यानी कि 25% टीका प्राइवेट अस्पतालों द्वारा खरीदा जा सकता है। सरकार ने इस साल भी कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता कवेंद्र गुप्ता ने सरकार के कदम का स्वागत किया और कहा कि कोरोना को रोकने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। जो कोरोना महामारी है उसके कारण से परिस्थितियां जिस प्रकार से देश में बनी हैं, इससे पहले तो मंदिरों को और मस्जिदों को या गुरुद्वारों को बंद किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से दूसरी लहर हमारे बीच में आई थी और इस बात मुझे लगता है मौतों का सिलसिला ज़्यादा हुआ। अगर इस प्रकार से कोई यात्रा ज़्यादा लोग आते हैं या वहाँ पर SOPs का पालन नहीं किया जाता तो नेचुरली लोग दोष देते हैं फिर सरकार को। इसलिए सरकार को इस प्रकार के मैयर लेने बहुत ज़रूरी हो। भगवान शिव के दर्शन, वैसे तो कहते हैं भगवान शिव हर जगह विराजमान हैं, तो जगह जगह पर दूसरे, लेकिन एक वर्ष मुझे लगता है जिस प्रकार से इस यात्रा को रोका गया है, तो उम्मीद है कि हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे कोरोना को, और ये जो तीसरी लहर आने का एक डर है हम उससे भी बचना है। इसलिए ज़रूरी है कि इस यात्रा को रोकना, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर प्रदेश में जिस प्रकार से पीछे हालात रहे हैं, तो सभी को मद्देनज़र देखते हुए अच्छा निर्णय। अब सीधा रुख दिल्ली का करते हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। की गई उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए, तो ये हमारा लक्ष्य है। अंग्रेजी में बोल देता हूं, द पर्पस ऑफ दिस व्हाइट पेपर इज नॉट टू फिंगर पॉइंट एट द गवर्नमेंट. द पर्पस ऑफ दिस व्हाइट पेपर इज टू हेल्प द नेशन प्रिपेयर फॉर द थर्ड वेव दैट इज गोइंग टू कम. It is pretty clear that the management of the first wave and the management of the second wave was disastrous. There were some central reasons as to why it was disastrous. We have tried to point out those reasons in our white paper. This is a blueprint on how to react to the third wave, which is going to come. It is our intention to provide the government with information and insights on what went wrong. It is pretty clear that the third wave is coming. And I would even go so far to say that you might even have waves after the third wave, because this virus is continuously mutating and changing form, as I said in my last press conference, and as I've been saying from the beginning. So it is important that the government prepares itself for what is going to come. What does it mean to prepare itself? It means have the infrastructure ready, which was not ready in the first and second wave. It means have the oxygen supply that will be required ready. It means have the medicines required ready. The central pillar of fighting COVID is vaccination. And I will have comments to make when you ask me questions on vaccination strategy, but it is very important that we aggressively do vaccinations and cross this bridge of 100% vaccination as soon as possible, because that is the only protection. So I now welcome your questions. Thank you, sir. Before we take questions, sir, we will also like.
तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आने वाली है और इससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें 100% वैक्सीनेशन करना होगा। रुक करते बाकी खबरों का, आपको बता दें कि दुनिया ने सोमवार को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसके साथ ही भारत में कोरोना टीकाकरण की नीति में बदलाव किया गया, जिसके बाद पहले दिन ही अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने में कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश की इस कामयाबी पर बोलते हुए प्रदेश के मंत्री विश्व सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन हमने 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह दिखाता है। जी के नेतृत्व में कल एक दिन में ही हमने 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई। और यदि आप इसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की बात करते हैं तो 16,12,629 लोगों को फर्स्ट डोज लगी और 82,963 लोगों को सेकंड डोज लगी। यदि मैं और इसको बाइफरकेट करता हूं तो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको लगभग 2,500 लोगों को लगी, फ्रंटलाइन वर्कर को लगभग 4,000 लोगों को लगी, 18 से 35 साल की उम्र के लोगों को फर्स्ट डोज लगा 12,91,000। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अब देश के हर वर्ग को जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको मुफ्त में जो वैक्सीन उपलब्ध कराई है, उसका एक अलग आकर्षण है लोगों में। और क्योंकि पहले 45 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों को पहले लग चुकी थी, इसलिए निश्चित रूप से युवाओं में इसके प्रति बहुत जोश है, लोगों का आकर्षण है, रुझान है। और ये इस बात को इंगित करता है कि हमारा टारगेट तो 10 लाख का था और हमने 16,95,552 इंदौर ने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। एक दिन में 2,23,628 लोगों को वैक्सीनेट किया, ये अपने आप में देश में रिकॉर्ड है। एक प्रसन्नता की और बात है, जहां हमने 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई है तो हमारे हर जिले ने, मध्य प्रदेश के हर जिले ने जो उसका टारगेट था उसको अचीव करके उससे ज़्यादा वैक्सीन लगाई। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई भी जिला अपने टारगेट, क्योंकि हमने टारगेट बढ़ाकर ही दिया था, पर उस टारगेट को भी अचीव। तो वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। घोष ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल को बांटने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, घोष ने कहा कि बीजेपी ने अर्धसैनिक बलों को अपना सुरक्षाकर्मी बना दिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कि सीबीआई और ईडी से बचने के लिए, वो शारदा और नारदा से बचने के लिए वो भाजपा ज्वाइन किया था। तो उसका जो खुद का जो एक्सपीरियंस है, बाँचने के लिए कहीं पर सरेंडर करना, वो उसका सोच तो वैसा ही होगा ना। तो उसका मेंटल प्रॉब्लम है, वो हमारा नहीं है प्रॉब्लम। ऐसा हो रहा है, बीजेपी का जो पॉलिसीज है एंटी बंगाल एंटी पीपल, उससे तना कर वो कुछ लोग बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। और कई लोग तृणमूल का जो पॉलिसीज है, ये कन्याश्री से लेकर पूरा स्वास्थ्य साथी, दुआरे सरकार, एक के बाद एक जो पॉलिसीज है, प्रो पीपल पॉलिसीज है, जिसके कारण इतना वोट मिला तृणमूल को। फिर बीजेपी के अंदर में कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, ये रिजल्ट वो एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है। वो नॉर्थ बंगाल में वो एक कह रहा है स्टेट चाहिए, यहाँ पर कोई कह रहा है स्टेट चाहिए। एक काम कीजिए, देखिए ये जो तत्काल बीजेपी और जो आदि बीजेपी जो सब है, वो तो दिल्ली से रिक्वेस्ट करके सेंट्रल फोर्सेस को अपना घर का सिक्योरिटी गार्ड बना चुका है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, वोटर लिस्ट लेकर खुद के मोहल्ले में, दिलीप दा के मोहल्ले में एक सेंट्रल रीजन होना चाहिए, शुभेंदु के इलाका में एक सेंट्रल रीजन होना चाहिए, उसके घर में एक सेंट्रल रीजन होना चाहिए। अपना मोहल्ला से एक एक सेंट्रल रीजन। ये लोग, इसका एक डिज़ाइन है बंगाल को डिस्टर्ब करने के लिए। तो दे वांट टू डिवाइड बंगाल, बट वी डोंट allow them to do so, and not only people of supporters of Trinamool, only Trinamool का supporters लोग नहीं है, बंगाल का जो पीपल है, ये जो भंग का वो लोग जो कोशिश कर रहा है, ये जो डिज़ाइन है, इसके खिलाफ
सब लोग जाएंगे। और सीधा रुख एक बार फिर से दिल्ली का करेंगे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला केंद्र सरकार पर बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना पर गलतियों को सुधारना होगा, ये केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने कहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि दूसरी लहर के लिए सरकार तैयार नहीं है। और सीधा रुख एक बार फिर से करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ में, यानी कि टीम 9 के साथ लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक ये हो रही है। बीते रोज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है, करीब 6.5 लाख लोगों को टीका बीते रोज लगाया गया और एक बड़ा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। पूरे देश की हम बात करें तो तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन का काम किया है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश सरकार रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात की, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली का रुख आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया है। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि अभी केंद्र सरकार ने कोई तैयारी तीसरी लहर की नहीं की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना पर गलतियों को सुधारना होगा, राहुल गांधी का यह कहना है। और केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश एक बार फिर से make this process work not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one, where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. This is what is required. These are the volunteers that need to be trained. And we think about it as a mission. I think that is what my advice would be to the government. Thank you, sir. I will only take the liberty of adding one line. सुझाव भी दिया है, साथ में चेताने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि तैयारियां नहीं की गई हैं, तैयारी करने की जरूरत है। तीसरी लहर प्रीटी श्योर, उन्होंने कहा कि प्रीटी श्योर तीसरी लहर यानी कि जल्द ही आ सकती है, यकीनन आ सकती है। ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है, उसको लेकर हमें तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही 100% वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 100% वैक्सीनेशन करना होगा देश में, तभी हम तीसरी लहर से जीत पाएंगे। तो मैं आपको बता दें कि रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में 18 और 44 साल के लोगों को, 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का स्टॉक सिर्फ 3 दिन का है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का स्टॉक सिर्फ 348 दिन का है। हमने 14,18,700 वैक्सीन खरीदी हैं और 12 लाख के आसपास लग चुकी हैं। हम चाहते हैं कि 1 लाख वैक्सीन हर रोज लगे। बेहतर तरीके से उपलब्धता हो सकेगी, क्योंकि आज के पहले अगर 18 से 19 हज़ार वैक्सीन के डोज हमारे पास 45 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए स्टॉक में थे और दिन में लग रहे थे 6,000 8,000, करीब 20 लाख वैक्सीन हमारे पास पड़ी हुई थी और एक दिन में लग पा रही थी उस श्रेणी में 5,000 6,000 8,000, इससे ज़्यादा नहीं लग पा रही थी। और अब एक साझा कार्यक्रम चलेगा तो ये सारा स्टॉक उपलब्ध अगर हो जाता है 18 साल से ऊपर के नागरिकों को लगाने के लिए, तो हम चाहेंगे कि पहले दौर में कम से कम 1 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगे और वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पे 2 लाख तक भी वैक्सीन अगर उपलब्ध होगी तो स्टॉक उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। अभी जो वैक्सीन के स्टॉक उपलब्ध हैं उसमें 18 से 44 साल के लिए उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। 18 से 44 साल के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास केवल 3 दिन का स्टॉक है और 45 साल और उससे ऊपर के नागरिकों को लगाने के लिए हमारे पास 348 दिन का स्टॉक है। 3 दिन का स्टॉक और 348 दिन का स्टॉक। तो ये जो नीति जिस तरह से बनी थी वो इसमें जल्दी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगने की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था। आने वाले समय में आज के बाद मुझे लगता है कि अब ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर घर के बेसमेंट में 4 शव मिले हैं। ये मुरादाबाद की बेसमेंट की बात है, जहां पर एक घर के बेसमेंट में 4 शव मिले हैं। पिता और 2 बेटे समेत 4 लोगों के शव मिले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुरादाबाद पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। जहरीली गैस से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। राजपुरा केसरिया गांव का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर 4 लोगों के शव एक बेसमेंट में मिले हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि जहरीली गैस की वजह से यह घटना घटी है। पिता और 2 बेटे समेत कुल 4 लोगों के शव वहां से बरामद हुए हैं और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जा रही है। जहरीली गैस से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। राजपुरा केसरिया का एक गांव का मामला है। मुरादाबाद के राजपुरा केसरिया गांव का ये मामला है, जहां पर बेसमेंट में 4 लोगों के शव मिले हैं और इन शवों को पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 4 लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है, सनसनी का माहौल है। हालांकि पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर आखिरकार ये मौत कैसे हुई है, क्या इनके पीछे की वजह है, इसको लेकर साफ तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन आशंका जाहिर की है कि जहरीली गैस की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ANP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।